हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर और आज हम लोग देखेंगे जामताड़ा चौकीदार भर्ती परीक्षा से रिलेटेड। ठीक है। जो भारत की राज व्यवस्था है यानी इंडियन पॉलिटी उसी। तो हमने पिछले क्लास में देखिए हमने पहले बताया था आपको कि जो इंडियन पॉलिटी की दो क्लास होगी। तो एक क्लास जिनका छूट गया है इससे पहला क्लास, वे प्लेलिस्ट में जाइएगा, जामताड़ा चौकीदार भर्ती परीक्षा लिखा होगा वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, पार्ट वन। और आज हम लोग पार्ट टू को देखेंगे। तो देखिए, लेट नहीं करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी बच्चे पहली बार हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन है उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, है ना। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले देखिए, हमने जामताड़ा चौकीदार भर्ती परीक्षा से रिलेटेड 10 प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। ये जो प्रैक्टिस सेट है ना, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से एकदम रामबाण सिद्ध होगा। ठीक है। तो जो भी बच्चे प्रैक्टिस सेट लेने को इच्छुक हैं, हमारे दिए गए इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7547827450। ठीक है। आपको 10 प्रैक्टिस सेट मात्र और मात्र 50 रुपये में प्रदान किया जा रहा है। ठीक है। और ये जो प्रैक्टिस सेट है आपके एग्जाम में रामबाण सिद्ध होगा। ठीक है। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगला है, ये पहला सवाल जो आज की है वो है कि भारत संविधान का अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है। देखिए, भारत संविधान का जो आर्टिकल 41 है आपका, वो आपका राज्य के जो नीति निषेधक तत्व है उससे संबंधित है। ठीक है। देखिए, 36 से 51, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो है वो राज्य डीपीएसपी के अंतर्गत आते हैं। वहीं पे अगर हम लोग 12 से 35 की बात करेंगे, आपका मूल अधिकार में आता है। ठीक है। और वहीं अगर आपका हम लोग 51 का एक की बात करेंगे तो ये आपका आपका मूल कर्तव्य में आते हैं। ठीक है। चलिए आइए आगे बात करते हैं हम लोग। अगला है कि भारत संविधान के अनुच्छेद 43 क में वर्णित उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है। देखिए, भारत संविधान का जो अनुच्छेद 43 का क है, उसमें वर्णित उद्योगों के प्रबंधन में जो श्रमिकों की भागीदारी है वो किससे संबंधित है। तो मैंने आप पहले भी आपको बताया कि 36 से 51 तक कोई भी आर्टिकल पूछे कि इसमें आएगा, राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत में आएगा। और इसे कि डीपीएसपी कहा जाता है, डीपीएसपी कहा जाता है, समझे। चलिए आइए आगे बात करते हैं हम लोग। अगला है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको मतलब संबोधित करेगा, करके देगा। तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देगा, यानी किसको सौंपेगा। तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपते हैं। और भारत का उपराष्ट्रपति जो होते हैं, अगर इनको अपना त्याग पत्र सौंपना होगा तो ये राष्ट्रपति को त्याग पत्र अपना सौंपेंगे, समझे। आइए आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक है। आगे बात करते हैं वो लोग। 103 हो गया, अब इधर होगा आपका, है ना। हाँ, आगे है कि देखिए कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहे हैं। भाई, भारत में जितने राष्ट्रपति हुए उनमें से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन में, यानी मजदूर जो यूनियन आंदोलन था उसमें क्या बोलते हैं कि संबंध रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, बीबी गिरी। बीबी गिरी का संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है। ठीक है। आइए आगे बात करते हैं कि भारत का, ठीक है, भारत सरकार का जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है वो कौन होता है। तो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष की बात करेंगे, आपका राष्ट्रपति हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसका समाधान कौन करेगा। तो भाई, कोई भी प्रकार का विवाद होता है ना तो उसका समाधान कौन करेगा, देश का सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद, समझे। आइए आगे बात करते हैं। अगला है आपका सवाल क्या है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका कि केंद्र और राज्य के मध्य संसाधनों के वितरण के लिए, भाई केंद्र और स्टेट के मध्य जो संसाधन का वितरण होता है ना, अभी देखते होंगे हेमंत सोरेन जी बार बार कह रहे 1,36,000 करोड़ रुपया मेरा केंद्र सरकार नहीं दे रहा है। ठीक है। तो यही होता है संसाधन का वितरण। तो देखिए, तो उसके लिए सुझाव देने हेतु राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है। ठीक है। तो राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करती है। हर एक 5 साल में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। समझे। आइए आगे बात करते हैं कि भारत के राष्ट्र उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है उसका चुनाव कौन करेगा। तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना वो यहाँ पे देखिए संसद के सदस्यों द्वारा किया जाता है।
ठीक है? संसद में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, एक होते हैं निर्वाचित सदस्य, एक होते हैं मनोनीत सदस्य। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है, वो संसद के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है, समझे ना? चलिए, आइए आगे बात करते हैं। कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं ना, वो पदेन अध्यक्ष होता है, उपराष्ट्रपति पवेन नहीं पदेन होना चाहिए। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, किसका? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है? चलिए थोड़ा-सा आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? है ना? हमें उम्मीद है कि सबका कमेंट आना चाहिए। ठीक है? जो भारत के उपराष्ट्रपति की ज़िक्र आती है, तो बहुत अच्छे इंसान हैं, जो भी अभी राज्यसभा के मतलब चेयरमैन है, सभापति हैं यानी भारत के उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं। अगला है कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति जो है ना, वो लोकसभा के लिए जो एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत करते हैं, तो 2 लोगों को मनोनयन राष्ट्रपति कर सकते हैं। लेकिन अभी इस पे रोक लगा दिया गया है, 104वां संविधान संशोधन आया था, जिसके कारण इसे समाप्त नहीं किया गया, इस पे रोक लगा दिया गया है। क्योंकि इसकी जो पॉपुलेशन है, वो बहुत कम हो चुकी है, ठीक है? अब इन्हें प्रतिनिधित्व की ज़रूरत नहीं है। चलिए आइए आगे बात करते हैं। अगला है कि 111 नंबर कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करना हो तो भारत का राष्ट्रपति करेगा, समझे? आइए आगे है अगला सवाल कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन चलाएगा? तो वो जो पावर है ना भारत के राष्ट्रपति पर ही महाभियोग चलाने की, वो संसद की है। अरे किसकी है? संसद की। अगला है निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? कौन सा ऐसा वो व्यक्ति थे जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया? तो वे थे डॉक्टर एन संजीव रेड्डी, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, समझे? समझे कि नहीं? है ना? अगला है निम्न में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो दो यार नहीं 2 बार होता है राष्ट्रपति के पद पर रहे। ठीक है? 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे। कौन थे भाई? कौन थे वे राष्ट्रपति? तो आइए जानते हैं कौन थे वे राष्ट्रपति, है ना? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो 2 बार लगातार भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन रहे। अगला है आपका क्या है कि भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? भारत का जो राष्ट्रपति है ना, वो आपका संसद का एक अभिन्न अंग है। किसका? संसद का एक अभिन्न अंग है ना? आइए आगे बात करते हैं। अगला है कि 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? 2 पूर्ण अवधियों के लिए, यानी पूरा अवधि नहीं हो पाया था उसके लिए भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? तो क्या हो जाए क्या बोल रहे हैं कि 2 पूर्ण अवधि के लिए, यानी 2 बार जो भारत के उपराष्ट्रपति चुनेंगे एकदम पूरा-पूरा अवधि के लिए, तो वो भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो 2 बार लगातार भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है? और जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल भी पूरा किया है। अगला है कि एक राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? भाई बोल रहा है दोनों दोनों सदन को मिलाकर, तो दोनों सदन को अगर राष्ट्रपति मिला दे तो टोटल आपका 14 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है क्या? क्योंकि लोकसभा में 2 सदस्य और राज्यसभा की बात करेंगे यहाँ पर 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो टोटल कितना हो गया? 14 ना सदस्य होगा जी। आइए आगे बात करते हैं। अगला है भारत संविधान के अनुसार केंद्र मंत्री किसकी इच्छा पर अपने पद पर बना रहता है? भाई इच्छा की बात करते हैं, ठीक है? तो भारत के राष्ट्रपति की इच्छा के भारत के सुने होंगे भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं, समझे? जो जितना केंद्र मंत्री सब होते हैं वे सब, समझे ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं। कहता है कि भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन का आयोजन निम्नलिखित में कौन करता है? ठीक है? भारत के राष्ट्रपति मतलब का जब चुनाव होता है तो उसमें निर्वाचन का जो आयोजन होता है कौन करेगा भाई निर्वाचन का आयोजन? तो सिंपल सी बात है कौन करेगा? देखिए भारत का उपराष्ट्रपति करेगा या निर्वाचन का आयोग करेगा, आयोग हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? या फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा या भारत का अटॉर्नी जनरल करेगा, कौन करेगा? थोड़ा आप लोग कमेंट करके बताइएगा यहाँ पे फटाफट से, है ना? हमें उम्मीद है सबका कमेंट आना चाहिए, है ना? इसमें सबका कमेंट आना चाहिए। इसका आंसर मैं नहीं बताऊँगा, देख लीजिए आप लोग। चलिए छोड़िए, सिंपल सी बात है भारत का निर्वाचन आयोग ही करेगा, है ना? आइए अगला सवाल है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? देखिए राष्ट्रपति का जो
अध्यादेश होता है ना, वो 6 माह के लिए लागू होता है। कितने माह के लिए? 6 माह के लिए लागू होता है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। तो अगला है आपका, आगे क्या है देखिए, क्या हो गया जी। ये देखिए, ये जो भारत संविधान में संसद शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है? भारत के संविधान में जो संसदीय शासन व्यवस्था है वो कौन से देश से ली गई है? तो वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। समझे, किससे ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से। देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? देखिए, राज्यसभा की जो सदस्य होते हैं ना, उनके कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का। वहीं लोकसभा के सदस्यों की कार्यकाल की बात करेंगे तो वो 5 वर्षों का होता है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं कि राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था। ये जो राज्यसभा है ना, इसका गठन 1952 में हुआ था। समझे, और राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, भंग होता ही नहीं है। आइए आगे बात करते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष की वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ना, इसका वेतन और भत्ता कौन निर्धारित करेगा? तो संसद निर्धारित करता है। समझे, आइए आगे और भी सवाल है, उसको देखेंगे हम लोग। देखिए, भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है उसकी नियुक्ति कौन करता है? यानी सीएजी जो होते हैं वो, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। सिंपल सी बात है, समझे ना। देखिए, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको छोड़ रहे हैं। ठीक है, देखिए, किस सदन का सदस्य अध्यक्ष उस पद पर उस सदन का सदस्य नहीं है? भाई, किस सदन का अध्यक्ष है जो उस सदन का सदस्य नहीं है? तो क्या हो जाएगा? राज्यसभा। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो आपका उपराष्ट्रपति होता है, जो कि उस सदन का सदस्य नहीं होता है। समझे, चलिए आइए आगे बात करते हैं। देखिए, ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है। मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है, इनमें से देखिए, मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है। कौन है? कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट सचिव, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रधानमंत्री। जो जितने मंत्री हैं सब तो मंत्रिय परिषद में शामिल होंगे जी, लेकिन ये जो सचिव है ना, ये शामिल तो नहीं होंगे मंत्रिपरिषद में। फिर से क्या हो जाएगा? कैबिनेट सचिव। ठीक है, अगला है कि निम्न में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? तो क्या चीज है भाई, पहले देखेंगे तब तो। आइए देखते हैं। आहूत करना, ये भी है। विघटन करना, ये भी है। सदरावसान करना, ये भी है। बर्खास्त करना, ये नहीं है। समझे ना, ये संसद से संबंधित नहीं है बर्खास्त करना। है ना, देखिए, हमने जामताड़ा चौकीदार भर्ती परीक्षा हेतु जो 10 प्रैक्टिस सेट तैयार किया है, हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जो भी बच्चे अब तक नहीं लिए हैं, हमारे दिए गए इस नंबर पर आप लोग हमें मैसेज कीजिए। ठीक है, और आप इसे फटाफट से परचेज कीजिए। 50 रुपया में आपको इसका पीडीएफ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए। है ना, जब आप लोग एग्जाम में बैठिएगा ना, तब आप हमें याद कीजिएगा कि हाँ, राहुल सर कुछ दिए थे, कुछ पढ़ाए थे। समझे ना, इसलिए ये 50 रुपया मत सोचिए, फटाफट से परचेज कीजिए और मल्टीपल टाइम इसको रिवीजन कर डालिए। चलिए आइए आगे बात करते हैं हम लोग। अगला है आपका कि लोकसभा में किसी विधेयक को किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? भाई, लोकसभा में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, उसको प्रमाणित करने का काम कौन करेगा? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होते हैं वे करेंगे। है ना, आइए आगे बात करते हैं कि प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? ये प्राक्कलन समिति होती है ना, वो संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? तो लोकसभा के सदस्यों से प्राक्कलन समिति गठित की जाती है ना। आइए आगे बात करते हैं। है ना, देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि संसद के किसी सदन में मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए उस सदन के दल उस दल के कितने सदस्य होने चाहिए? ठीक है, जैसे नेता प्रतिपक्ष होता है ना कोई भी सदन का, तो जिस पार्टी का नेता प्रतिपक्ष होगा तो उस दल के कितने सदस्य होना चाहिए? तो देखिए, यहाँ पे देखिए, सदन की जो कुल सदस्यों की जितनी संख्या होगी, तो उसका 1/10वां भाग यानी 10% होना चाहिए। समझे ना, जैसे मान लें 500 सीट है, तो 500 का 10% 50 सीट चाहिए आपको, तब आपको मतलब विपक्षी दल का दर्जा मिल पाएगा। है ना, चलिए आइए आगे बात करते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे 134 नंबर है कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। देखिए, अनुच्छेद 108 के तहत, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, ये जो आहूत की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा इसको बुलाया जाता है संयुक्त बैठक को।
अगला है, ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है हम उसे स्किप कर रहे हैं, आप लोग टेंशन मत लीजिए, है ना? आइए आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है? देखिए, ये जो संसदीय सरकार है ना, इसकी एक प्रमुख विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है? तो इसकी जो विशेषता होती है वो यही होती है कि संसद के प्रति जो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। संसद के प्रति जो मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी हो जाती है। ठीक है? ये संसद सरकार की एक प्रमुख विशेषता होती है। आइए आगे बात करते हैं। ठीक है? देखिए, राज्यसभा का जो उपसभापति चुना जाता है ना, वो किससे चुना जाता है? चेयर में सभापति हो गया आपका उपराष्ट्रपति। अब उपसभापति किसे चुना जाएगा? तो सिंपल सी बात है, किसी भी व्यक्ति को जो उस समय राज्यसभा का सदस्य हो, ठीक है? देखिए, जो सभापति होता है ना राज्यसभा का, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन उपसभापति का राज्यसभा का सदस्य होना बहुत जरूरी है, तभी उसको राज्यसभा का उस सभापति चुना जाएगा, समझे ना? आइए आगे बात करते हैं कि केंद्र विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारत कौन थे? देखिए, केंद्र विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारत के नाम अगर हम लोग बात करेंगे, आपका विट्ठल भाई पटेल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? विट्ठल भाई पटेल, है ना? आइए आगे बात करते हैं। ठीक है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हटाइए। है। आइए आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है उसे देखेंगे, है ना? देखिए, अगला है यहाँ पे ये कि लोकसभा की कार्यवाही आयोजित करने के लिए अपेक्षित जो गणपूर्ति है, कोरम है, क्या है? तो जो कोरम होता है आपका, वो 1/10वां भाग होना चाहिए। तब आपका लोकसभा में कार्यवाही जो होती है वो आयोजित की जाती है, और जितना मेंबर है टोटल मेंबर का 10% वहां पे उपस्थित होना चाहिए। ठीक है? चलिए आइए आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? तो राज्य के सूची के विषय पर कानून अगर संसद बनाएगा, तो आर्टिकल 249 के तहत बनाएगा, यानी अनुच्छेद 249 के तहत बनाएगा, समझे ना? आइए, और कुछ सवाल है यहाँ पे। ठीक है, देखिए, भारत के बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, भारत के संसद शासन व्यवस्था में दो अस्थायी सदन के नाम बताइए। भाई, दो अस्थायी सदन का नाम बताना है, तो दो अस्थायी सदन क्या हो जाएगा? लोकसभा हो जाएगा आपका, और राज्य की जो विधानसभा होती है वो। अगर अस्थायी सदन की बात के बारे में बात करते, तो क्या हो जाता आपका? आपका राज्यसभा हो जाता, और राज्य की जो विधान परिषद होती है वो। ये दोनों अस्थायी सदन होते हैं, इनकी लोकसभा और विधानसभा अस्थायी सदन होते हैं, समझे ना? तो इसका आंसर डी हो जाएगा आपका। आगे है कि भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी व्यय नहीं किया जा सकता? तो भारत में संसद की स्वीकृति के बिना एक भी रुपया आप सरकारी पैसा का खर्च नहीं कर सकते। ठीक है? चलिए आइए आगे बात करते हैं। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ना? जो इम्पोर्टेंट है हम बस उसी को देखेंगे। ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको स्किप करते हैं। ठीक है? चलिए, आइए आगे बात करते हैं। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि सब इम्पोर्टेंटे नहीं है, कैसे होगा? चलिए आइए 148 देखते हैं कि संसद जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग या संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। ठीक है? तो संसद जो होता है ना, वो अंतर्राष्ट्रीय संधि अगर कहीं पे हुई है किसी देशों के साथ, तो देखिएगा यहाँ पे कि भारत के किसी भी भाग या संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। ठीक है? तो उसमें क्या राज्य की सहमति चाहिए कि नहीं चाहिए? तो देखिए, बिना किसी राज्य की सहमति से अगर संधि अंतरराष्ट्रीय हो, तो राज्य की सहमति लेना आवश्यक नहीं है संसद को। ठीक है? आइए आगे बात करते हैं कि संसद व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? तो शून्यकाल जो ली गई है वो भारत की देन है। संसद व्यवस्था में जो शून्यकाल है वो आपका भारत की देन है। ठीक है? आइए, और भी कुछ सवाल है कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा का जो पहला आम चुनाव हुआ था आपका, वो हुआ था 1952 ईस्वी में, है ना? कब हुआ था? 1952 में। और आज का जो आखिरी सवाल है कि प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? तो प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं वो सामान्यतः किसे नियुक्त किए जाते हैं? कि नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए जाते हैं, है ना? चलिए, यहाँ पे इंडियन पॉलिटी की जो क्लास है वो समाप्त होती है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक
वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।